नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 12 की ज्योग्राफी का आगाज कर रहे हैं और कक्षा 12 की हमारी जो ज्योग्राफी यानी हमारा जो भूगोल है उसमें हम मानव भूगोल को पढ़ेंगे। यानी हमारी कक्षा 12 में मानव भूगोल और भारत के लोग और उनकी अर्थव्यवस्था नाम से दो किताबें चलती है। हम 11th में जो पढ़ के आए हैं वो हमारा भौतिक भूगोल था, जिसके अंदर पृथ्वी की ज्वालामुखी, भूकंप आदि घटनाएं, सुनामी वगैरह सबका जिक्र हुआ करता था। प्रकृति की बनावट और संरचना की बात जिसके अंदर हुआ करती थी वो हमारा भौतिक भूगोल था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा मानव भूगोल है। मानव भूगोल के अंदर मानव प्रकृति के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है, किस प्रकार पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ अपना जो सामंजस्य है उसको बिठा पाता है, ये सारी डिटेल्स वाली जो चीजें हैं उसको हम मानव भूगोल में देखने वाले हैं। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और प्रकृति जो है उसके साथ ही भारत के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी है इसको भी हम भूगोल के अंदर देखने वाले हैं। तो आज से हम कक्षा 12 की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही मस्त तरीके से पूरी साल हम 100 का जो टारगेट है, नंबर 100 का जो टारगेट है उसको लेके चलेंगे। मेरा वादा और दावा है आप लोगों से, इस साल हम बहुत ही शानदार पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलते रहिए पूरी साल मेरे साथ, एक दिन हम फतेह हासिल कर लेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम हमारा मानव भूगोल की प्रकृति और जो मूल सिद्धांत हमारा पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत में आज हम मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल को हम क्यों पढ़ा करते हैं और किस लिए पढ़ा करते हैं, ये चीज जो होती है वो कहलाती है मानव भूगोल का उद्देश्य। इसको हम बहुत डिटेल से देखने वाले। उसके बाद हम देखेंगे मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, यानी मानव भूगोल जो है उसके अंदर किन किन अलाइनमेंट का यानी किन किन कारकों का, या फिर यूं कहूं मैं कि उसके अंदर जो उसका अध्ययन क्षेत्र है, मानव भूगोल किन किन चीजों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसका अध्ययन क्षेत्र हम पढ़ने वाले। उसके अलावा मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ने वाले। मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन ही मानव भूगोल है, ये तो हमारी परिभाषा है, ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन मानव भूगोल के जो भूगोल वेता हुए हैं, जो महान विशेषज्ञ हुए हैं वो भूगोल वेता कहलाते हैं भूगोल के। तो जो महान भूगोल वेता हुए हैं उन्होंने अपने विचार जो रखे हैं मानव भूगोल को लेकर कि मानव भूगोल ये है, उनका कहने का ढंग अलग होगा, बाकी परिभाषा जो है मानव और प्रकृति के आसपास घूमेगी। इसको में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति पर निर्भर है या प्रकृति मानव पर निर्भर है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है और प्रकृति का मानवीकरण क्या है। क्या प्रकृति मानव के ऊपर टिकी हुई चलती है? क्या मानव प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है? कौन किस पे निर्भर है? इनको हम दो कहानियों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। कैरी और बेंदा की कहानी आएगी। कैरी कहते हैं कि सब कुछ किया जा सकता है दुनिया में, प्रकृति पर फतेह हासिल की जा सकती है, प्रकृति पर जीत हासिल की जा सकती है, जबकि बेंदा कहता है कि प्रकृति सब कुछ है। इन दोनों चीजों को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले। उसके बाद धारणाएं और विचारधाराएं, ये दो चीजें हुआ करती है। धारणाएं वो होती है जो पूरी तरह से सकारात्मक, वैज्ञानिक और साइंटिफिकेट होती है और सच्ची घटनाएं हुआ करती है, सच्चे विचार हुआ करते हैं। जबकि विचारधाराएं वो होती है जो झूठ हुआ करती है, लेकिन कुछ उनमें से सच भी हो जाया करती है, जो नकारात्मक होती है, वैज्ञानिक नहीं होती है, यानी कि साइंटिफिकेट तरीके से मान्य नहीं होती है, उसको हम विचारधारा के नाम से जानते हैं। इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले, इसलिए यह डिस्कस कम किया जा रहा है। अवस्थाएं, इसका मतलब यह है मानव भूगोल किन किन अवस्थाओं से गुजरा, यानी मानव भूगोल पहले कैसे था, मानव भूगोल फिर कैसे हुआ, यानी उसकी अवस्था क्या थी। पहले सबके साथ चला करता था, फिर अपना अलग सब्जेक्ट बना पाया, फिर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में दो सब्जेक्ट बने, इसकी ब्रांचेज बनी, फिर एक वर्तमान में आधुनिक भूगोल जो चलता है, हम्बोल्ट उसके जनक कहलाते हैं, वो भूगोल बना। तो ये अवस्थाएं जो है इसकी बात भी हम करेंगे। क्षेत्र व उपक्षेत्र, यानी भूगोल किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है, किन किन उपक्षेत्रों का अध्ययन करता है, इसके साथ ही सहयोगी विषय की बात हम करेंगे कि भूगोल जो है वो किन किन सब्जेक्टों को, किन किन विषयों को साथ लेकर अपना अध्ययन पूरा करता है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। ये तो हुई इस पूरे चैप्टर की बात कि इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले, लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम बहुत सी चीजें क्लियर कर लेंगे। उसमें एक तो मानव भूगोल का उद्देश्य हम क्लियर कर लेंगे, एक मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र हम क्लियर कर लेंगे, और एक द्वैततावाद। इस द्वैततावाद का इसको हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। द्वैततावाद, ठीक है।
अब मानव भूगोल का उद्देश्य जो हमने अभी चैप्टर फ्लो में देखा उसको इसी लेक्चर में पढ़ने वाले। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। द्वैतावाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, डरना नहीं है, एग्जाम में 100 में से 100% पूछा जाता है। उसके अलावा मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, फेडिक रेडजेल है, एलन सैंपल है, जो विडाल डी ला ब्लास है। उसके बाद वन लाइन सीरीज की बात हम करेंगे कि वन लाइन सीरीज जो इस बार हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको अगले लेक्चर में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उन दोनों क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर देने हैं और ये जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसमें लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा आज हम जो पढ़ रहे हैं यहां से हमारी क्लास शुरू होती है। आज से भूगोल का आगाज हो चुका है, मैंने आपको बता दिया, और पहला जो चैप्टर है उसका पहला लेक्चर हम लेके आए और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। पूरी साल आपने इतना धैर्य रखा, लेक्चर आने में काफी देरी हो गई, क्योंकि हम लर्न एंड शेयर की जो भी चीज आया करती है, जो भी लेक्चर आया करता है, उसके पीछे बहुत ढेर सारी मेहनत हुआ करती है। एक एक लेक्चर को कई बार देखा जाता है, एक एक चीज को बच्चे के किस तरह से बच्चे को डिलीवर की जा रही है ये चीज भी देखी जाती है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। तो मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है इसको हम समझने वाले हैं कि मानव भूगोल क्यों पढ़ा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली चीज यह है प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल, यानी मानव भूगोल जो है ये अपना जो मानव है ये इस प्रकार से कौन है, ये मानव है। बहुत प्यारा चित्र बनाऊंगा मैं, ये कौन है भाई, ये मानव है हमारा, और ये इस पृथ्वी पर ये जो मानव है कौन, ये जो मानव है इस पृथ्वी पर, किस पर, इस पृथ्वी पर या फिर इस प्राकृतिक वातावरण पर, प्रकृति के इस वातावरण पर ये समायोजन किस प्रकार करता है, वो जो अध्ययन है वो मानव भूगोल करता है। यानी मानव पृथ्वी पर कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे वनस्पति को उगाता है, कैसे वनस्पति को काटता है, जंगलों को कैसे खत्म कर देता है, जंगलों को फिर कैसे बना देता है, सारी चीजें जो है जिनसे मानव का कनेक्शन है वो मानव भूगोल में हम देखते हैं। प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझा जाता है। मानव भूगोल जो है उसके अंदर ये पृथ्वी रही आपकी, ये कौन है भाई, ये आपकी पृथ्वी, और ये अपना फिर से मानव, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये मानव ठीक है, और ये घर, ये क्या है भाई, ये घर। तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, यानी पृथ्वी जो है वो मानव का घर है और इस घर का अध्ययन जो करता है वो मानव भूगोल कहलाता है। तो ये मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र हुआ। बहुत छोटी सी बात है, मानव प्रकृति का अध्ययन करते हुए, मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन करते हुए, पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए जो अध्ययन करता है वो मानव भूगोल कहलाता है। घर वो नहीं है जो हमने चूना, भाटा, पत्थर, ईंट से बनाया, पूरी पृथ्वी हमारा घर है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है उन सभी तत्वों का, उन सभी कारकों का, उन सभी अलाइनमेंटों का अध्ययन जिन्होंने मानव को पोषित किया है। पोषित मतलब मानव को बड़ा करने में, मानव को पाल पोस कर अच्छी स्थिति में लाने में, या फिर मानव की जो जीवन है उसको जीने में जो सहयोग करते हैं, इसलिए जो पोषित नाम है उसका प्रयोग हुआ। यानी कि मानव को पोषित करने का मतलब है मानव का भरण पोषण जो है वो पृथ्वी करती है। इसलिए पृथ्वी का अध्ययन प्लस मानव का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो उन सभी चीजों का, उन सभी कारकों का, उन सभी वस्तुओं का अध्ययन इसके अंदर होगा जो मानव के भरण पोषण में, उसको पोषित करने में सहयोग करती है। ये सिर्फ इतना सा ही है, लेकिन ये पूछा हर बार जाता है मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। आप आसानी से यूं चुटकियों में इसको करके आएंगे। आगे अगर हम बढ़े तो बहुत ही शानदार चीज आपके सामने आ गई कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है। ये इतने सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे, ये एक कहानी से याद होने वाली है। अगर आपने कहानी को ढंग से समझ लिया तो आपको ये आसानी से चुटकियों में याद हो जाएगी। तो अगले 5-7 मिनट तक मेरे साथ ध्यान से कहानी को समझना है और ध्यान से सुनना है कि मानव भूगोल जो है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। यह मैं मेरी जो घटना है, मेरी जो बात है, उसकी एक काल्पनिक घटना के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। मेरे जो सर थे उनके पास मैं गया, मेरे गुरुजी के पास जब मैं पढ़ने गया तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे मानव भूगोल या फिर भौतिक भूगोल इस तरह से पढ़ना है कि मैं सब कुछ पढ़ लूं। तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ मानव भूगोल पढ़ना है या भौतिक भूगोल पढ़ना है। तो मैंने कहा सर पहले मानव भूगोल पढ़ा, तो भौतिक भूगोल मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। तो सर ने कहा मानव भूगोल अगर पढ़ना है
तो ध्यान से सुनो, इसमें पहाड़ों में जाना पड़ता है अध्ययन करने के लिए, वहां के लोगों का अध्ययन करना पड़ता है, लोगों के रहन सहन का अध्ययन करना पड़ता है, लोगों के खान पान का अध्ययन करना पड़ता है, लोगों के सामाजिक परिदृश्यों का अध्ययन करना पड़ता है, लोगों के प्रादेशिक क्षेत्रों का अध्ययन करना पड़ता है, वहां की वनस्पति कैसा है यह अध्ययन करना पड़ता है, सारी चीजों का आपको अध्ययन करना है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनो, आपको मैं सबसे पहले माउंट आबू राजस्थान भेज रहा हूं। गुरुजी ने मुझे क्या कहा कि आपको सबसे पहले मैं माउंट आबू जो राजस्थान में है, माउंट आबू पर्वत कहां है, अरावली पर्वतमाला की एक श्रृंखला जो है, अरावली पर्वतमाला, अरावली मतलब पर्वतों की लाइन वाली जो एक श्रृंखला है, जो लगभग 692 किलोमीटर गुजरात से दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियां तक बसी हुई है। उसमें एक सबसे ऊंची चोटी आती है गुरु शिखर, उसके आसपास क्षेत्र पड़ता है माउंट आबू। तो गुरुजी ने कहा तेरे को अध्ययन करने वहां जाना है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सर कह रहे हैं, मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि तू वहां अध्ययन करने जा रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना मोनू, एक बार मैं और मेरा साथी अध्ययन करने यूपी के कैमूर पर्वतों में गए थे। कहां गए थे गुरुजी? यूपी के कैमूर पर्वतों का अध्ययन करने गए थे। और मेरा एक साथी बिहार के बोलता पर्वतों का अध्ययन करने गया था। लेकिन हम जब यूपी के कैमूर पर्वतों में अध्ययन करने गए तो मेरा एक साथी जो बिहार गया हुआ था, वो उधर बिहार में अध्ययन कर रहा था और मैं कैमूर में कर रहा था। उसका अध्ययन खत्म हो गया तो वो मेरे पास आ गया था। और वो जिस दिन आया उस दिन एक शेर उधर से निकला और उस शेर ने उस कैमूर पर्वत के अंदर मेरे उस दोस्त की टांग पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से हमने शेर जो है उसकी आंखों में आके डाल के कहा हम भूगोल के विद्यार्थी हैं। हम किसके विद्यार्थी है? हम भूगोल के विद्यार्थी है, हम ये अध्ययन करना है। ऐसा नहीं चलता है शेर के सामने। बड़ी मुश्किल से गुरुजी कहते हैं हमने अपनी जान बचाई। इसलिए मोनू, आप अध्ययन करने जा रहे हो माउंट आबू राजस्थान में, सबसे पहले यह पता कर लो वहां शेर है कि नहीं है। सबसे पहले यह पता कर लो वहां सांप वगैरह तो नहीं है। अगर वहां शेर है, अगर आपको वहां शेर देखने को मिल जाए, अगर आपको वहां चित्ता, लोमड़ी ये सब कुछ देखने को मिल जाए, या फिर जहरीले जानवर वहां है, तो आपको उस हिसाब से ही जाना है। पूरी सजगता के साथ वो सारी वस्तुएं लेके जाना है। जैसे वहां सांप है तो आपको डीएम शूज पहन के जाना है। डीएम शूज बड़े बड़े जूते होते हैं जो पुलिस वाले पहना करते हैं, तो वो शूज आपको पहन के जाना है ताकि सांप आपको काट नहीं पाए। तो गुरुजी क्या बता रहे हैं मेरे को कि आपको मानव भूगोल का अध्ययन करना है तो सबसे पहले मेरे अनुभव सुनो आप। यानी मानव भूगोल जब तक अध्ययन पूरा नहीं होता, जब तक हम किसी के अनुभवों को नहीं सुनते। तो सबसे पहले मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में अनुभविक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अनुभव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, समय के साथ, काल के साथ किसी भी स्थान पर भूगोल चेंज हो जाता है। कैसे? गुरुजी ने कहा कि हम कैमूर पर्वतों में गए, जब वहां शेर हुआ करते थे और टांग भी पकड़ ली थी। जरूरी नहीं है कि माउंट आबू आप जाओ तो वहां शेर है या नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, गुरुजी कह रहे हैं, जहां तक मुझे पता है कि माउंट आबू में शेर नहीं है, लेकिन समय और काल के अनुसार जंगल बढ़ जाया करते हैं, जंगल वनस्पति घट जाया करती है, हो सकता है अब शेर आगे हो। इसलिए समय और काल के अनुसार अध्ययन जो है उसका पता आपको मानव भूगोल में होना चाहिए। तो भूगोल का अध्ययन अनुभव के साथ, समय और काल के अनुसार चेंज होता रहता है। लेकिन शेर अगर आ गया तो आपको अपने व्यवहार से शेर को डराना है या फिर आपको बचाना है, आपको अपना व्यवहार वहां ऐड करना है। तो सर कह रहे हैं अनुभव, समाकलनात्मक और व्यवहारिक अध्ययन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। उसके अलावा गुरुजी कह रहे हैं कि हमें शेर ने जब पकड़ा वो 2010 का समय था और मेरे साथी को पकड़ लिया। ये घटना जो है ये कैमूर पर्वतों की है। कहां की है भाई घटना? कैमूर पर्वतों की। यहां की घटना है जो यूपी में है। कहां है भाई? यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो गुरुजी घटना बता रहे हैं, कैमूर से स्थान बता रहे हैं, 2010 का समय बता रहे हैं, यानी कि इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो भूगोल का अध्ययन समाकलनात्मक, आनुभाविक, व्यवहारिक, स्थान, घटना, समय आदि पर टिका रहता है। एक गुरुजी के कहानी से सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, बहुत ध्यान से समझना आपको। इसके अलावा आप किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने जाए तो वह लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, सामाजिक जीवन कैसा है,
वनस्पति कैसी है, वहां की मृदाएं, मिट्टी कैसी है, पर्वत कैसे दिखाई देते हैं, वृत्ताकार एक, लंबे एक, चौड़े एक। तो ये सारा विवरण आपको अपने अध्ययन यानी अपनी डायरी में लिखना है, तभी आपका अध्ययन पूरा होने की ओर बढ़ेगा। उसके अलावा सर कह रहे हैं कि ये नकारात्मक हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा सर कह रहे हैं वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब वहां का समाज कैसा है, इसको सामाजिक से दिखाया गया है। वहां के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपना आर्थिक जो जीवन है यानी उनके पास पैसा कहां से आता है, सामाजिक और आर्थिक जीवन का विवरण भी आपको देना है, घटना स्थान समय भी आपको बताना है, अपने व्यवहार को भी आपको ऐड करना है, मेरे अनुभव को भी आपको ऐड करना है, और समय के अनुसार जो बदलाव आए उसको भी आपको ऐड करना है। क्योंकि वहां का बाहरी वातावरण यानी भौतिक वातावरण कैसा है और वहां का प्राकृतिक जो वातावरण है वो कैसा है, यानी वहां बाहर से क्या चेंज आए हैं। भौतिक चेंज का मतलब है कि वहां की बनावट और संरचना किस प्रकार से बनी है, कौन सी मिट्टी है, कौन से पर्वत है, क्या झरनों से बनी है, क्या वर्षा वहां पर वर्षा आधारित वहां का जो है पूरा क्षेत्र जो है बना हुआ है, वहां का भौतिक यानी बाहरी रूप कैसा दिखाई देता है, और वहां की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, यह आपको अपने विवरण में लिखना है। ठीक है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि प्रादेशिक विवरण देना आपको, यानी कि वहां जो प्रदेश है उसमें एक एक प्रदेश का अध्ययन करना है। प्रदेश मतलब राज्य हुआ करते हैं, जैसे पंजाब प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, यूपी प्रदेश, ऐसे हम कह सकते हैं। तो प्रदेश मतलब उस क्षेत्र का, प्रदेश के लिए यहाँ राज्य के लिए प्रयोग नहीं हुआ, वो तो प्रदेश, एक राजस्थान प्रदेश बोल दिया तो पूरा राजस्थान प्रदेश आ गया। तो पहाड़ों में एक प्रदेश का मतलब ये होता है एक पहाड़ का क्षेत्र। ठीक है। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है व्यवस्थित के साथ आपको क्रमबद्ध, तार्किक और विवेचनात्मक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी हम तार्किक का मतलब होता है सही ढंग से पूरा निचोड़कर संश्लेषित तरीके से इसका अध्ययन करना चाहिए, तार्किक उसका। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि विवेकपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं और आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे ऐड करते रहोगे। तो क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन भी होना चाहिए, तार्किक जिसके अंदर लॉजिक छुपा हुआ हो, और विवेकपूर्ण ढंग से अध्ययन होना चाहिए। ये कौन बता रहे हैं? सर बता रहे हैं। यानी कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, अनुभव भी ऐड कर रहे हैं, व्यवहार भी ऐड कर रहे हैं, समय के अनुसार क्या चेंज हुआ है, कैसा भौतिक रूप वहां दिखाई देता है, कैसा प्राकृतिक रूप वहां दिखाई देता है, क्रमबद्ध अध्ययन की बात भी कर रहे हैं, विवरण की बात भी कर रहे हैं, घटना स्थान समय की बात भी कर रहे हैं, और जो है प्रदेश के साथ क्रमबद्ध आदि चीजों को समाहित करते हुए दो महत्वपूर्ण चीजों की बात हम कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं दो प्रकार का अध्ययन होता है, एक तो सैद्धांतिक या सिद्धांतिकरण का अध्ययन, एक वस्तुपरक या भावचित्रात्मक। यानी सिद्धांतिकरण जो होता है उसको नोमेथेटिक कहा जाता है इंग्लिश में, और वस्तुपरक या भावचित्रात्मक होता है उसको इडियोग्राफिक कहा जाता है। ये चीज हमारे समझ में आ गई, लेकिन ये नाम जो है इनके अर्थ निकलते हैं। इडियोग्राफिक का मतलब होता है किसी भी स्थान पर आपको कुछ यूनिक मिला है। क्या मिला है? कुछ यूनिक मिला है। कैसे भाई? मैं अभी समझाता हूं आपको। इडियोग्राफिक अध्ययन वह अध्ययन है जब आपको किसी स्थान पर कुछ यूनिक मिलता है। जैसे मैं राजस्थान के जयपुर में अध्ययन करने गया, गुरुजी की सारी बातें मैंने मानी और मैं वहां अध्ययन करने लगा, तो मुझे वहां काला संगमरमर यानी कि काला पत्थर मिला। तो मेरे माइंड में यह आया कि यहां काला पत्थर मिला है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ जयपुर के भैंसलाना में मिलता है। तो मेरे माइंड में यह आया कि ये यूनिक है, तो वो जो अध्ययन होगा वो इडियोग्राफिक कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये सोचने लग जाता हूं कि राजस्थान के नागौर के मकराना में जो सफेद संगमर यानी सफेद पत्थर जो मिला करते हैं, जिनसे ताजमहल बना हुआ है आगरा वाला, तो वो ताजमहल में जो पत्थर प्रयोग हुआ है सफेद संगमरमर, उसके गुण जो है इस काले संगमरमर से, जयपुर वाले से कितने मिलते हैं, ये तुलनात्मक जब अध्ययन किया जाता है तब हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? तुलनात्मक अध्ययन जब किसी भी चीज का किया जाता है तब उसको नोमेथेटिक कहा जाता है। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझ ली। इसमें लगभग सारे बिंदुओं को हमने डिस्कस कर लिया। ये नकारात्मक जो द्वैतावाद है, नकारात्मक जो द्वैतावाद है, मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन इसके अंदर होता है। इसको हम डिटेल से अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। आगे देखिएगा। अब जो है
द्वैतावाद का विस्तृत रूप जर्मन भूगोलवेता द्वारा पृथ्वी का वर्णन पृथ्वी के जीवित जीव के रूप में किया गया। यानी कि द्वैतावाद का विस्तृत रूप जर्मन के जो भूगोलवेता है, मैं आपको यहां यह बताना चाह रहा हूं कि भूगोल जो है उसके अंदर अध्ययन जो किया जाता है, उस अध्ययन में हम ये देखते हैं कि मानव जो है वो पृथ्वी के साथ किस प्रकार समायोजन करता है, ये तो हम देखते ही हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी जो है वो मानव जीव की तरह है। यानी जिस प्रकार मानव आंख बंद करके सोता है वैसे पृथ्वी भी सोती है। जैसे मानव के मुंह में जीभ है वैसे पृथ्वी के मुंह में भी जीभ है। जैसे मानव के नाक बहने लग जाते हैं वैसे पृथ्वी के नाक भी बहने लग जाते हैं। जैसे मानव जो है वो सांस लेता है और अपना मांसपेशियां वगैरह शरीर में जिस प्रकार से, वैसे पृथ्वी के शरीर में भी मांसपेशियां आदि देखने को मिलती है। तो क्या वास्तव में पृथ्वी के शरीर में मांसपेशियां या फिर गिरवा यानी जीभ जो है या फिर नाक जो है या फिर आंखें बंद करना ऐसे प्रतिक्रिया होती है? नहीं होती है। लेकिन जर्मन के जो विद्वान हैं, जो महान भूगोलवेता हुए, उन्होंने अपने हिसाब से पृथ्वी की जो तुलना है एक मानव के रूप में की है, और पृथ्वी की तुलना मानव के रूप में करना और उसका अध्ययन मानव के साथ करना ही मानव भूगोल है। तो द्वैतावाद का विस्तृत रूप, ये बार बार में जो है मिसप्रिंट हो गया, इसलिए इसको मैं चेंज किए जा रहा हूं। आप ध्यान से हमेशा ये लिखे द्वैतावाद, ठीक है। द्वैतावाद का विस्तृत रूप जर्मन भूगोलवेता द्वारा पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी के जीव के रूप में वर्णन, एक ही बात है। जर्मनों के द्वारा दिया गया सिद्धांत या पृथ्वी एक जीव है इसके रूप में दिया गया सिद्धांत आदि चीजें जो है उसको हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ, तूफान जो है मानव जीव के साथ पृथ्वी की तुलना कर रहे हैं। तूफान जो है उसकी तुलना आंख से की गई है। यानी कि जैसे तूफान आता है तो अचानक से हम क्या किया करते हैं, तूफान जैसे ही आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ अंधेरा हो जाता है, मेरे को अंधेरा नजर आता है, ठीक उसी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर अंधेरा जब हो जाता है तूफान से, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने आंख बंद कर ली। पृथ्वी ने क्या कर ली, आंख बंद कर ली। ये आपके समझ में आ गया। दूसरा, नदी जब चलने लगती है, नदी जब उफान का रूप लेने लगती है, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोल लिया। पृथ्वी ने अपना क्या खोल लिया, तो नदी की तुलना किससे की गई है, मुख। तो बताओ तूफान क्या है, पृथ्वी की आंख। नदी क्या है, पृथ्वी का मुख। उसके साथ ही हिमनद, बर्फ, हिम मतलब बर्फ, बर्फ जब पिघलती है तो पिघल पिघल के जब नीचे आना शुरू करती है, तो प्रोत मतलब नासिका, प्रोत मतलब नासिका। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी ने अपने नाहक बहाने शुरू कर दिए, पृथ्वी को जुकाम लग गया, पृथ्वी को क्या लग गई, सर्दी लग गई, उसकी गंगा और यमुना दोनों बहने लग गई। इसलिए जो है हिमनद यानी कि बर्फ जब पिघलती है तब ऐसा लगता है कि पृथ्वी के नाक चल गए। जब तूफान आता है तो ऐसा लगता है पृथ्वी ने आंखें बंद कर ली। लेकिन जब नदी अपना उफान रूप लेती है या फिर अपना उद्गम करती है तो ऐसा लगता है पृथ्वी ने अपना मुख खोल लिया। जब दो नदियां आपस में मिला करती है, एक नदी इधर से आई है, एक नदी इधर से आई है और दूसरी नदी इधर से आई है, ये स्थिति कहलाती है जल डमरू मध्य। जैसे सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, उसमें इस प्रकार से नदियां मिला करती है तो एक जीभ बन जाया करती है। गिरवा मतलब जीव, तो एक जीभ की आकृति बन जाया करती है। दो नदियां जब आपस में मिलती है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने अपनी जीभ को बाहर निकाल लिया, अपनी गिरवा को बाहर निकाल लिया है। आंख बंद की पृथ्वी ने तो तूफान, यानी कि तूफान जब आता है पृथ्वी आंखें बंद कर लेती है। और जब दो नदियां जब मिला करती है जल डमरू मध्य जिसे हम कहते हैं, तो ऐसा लगता है पृथ्वी ने अपनी क्या कर दी है, जीभ को बाहर निकाल दिया। लेकिन जिस प्रकार से जो है मानव शरीर के अंदर परिच्छेदिकाएं मतलब स्तर बने होते हैं, आंखें, नाक, मुंह, गर्दन, चेस्ट, पेट, है ना, कि पैर, घुटने, पैर जो है उनकी अंगुलियां, इस प्रकार से स्तर बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर मिट्टी के भी स्टेप बाई स्टेप बने हुए हैं। कई प्रकार की मिट्टियां, कई प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के अंदर देखने को मिलती है। तो पृथ्वी भी मानव जीव की तरह दिखाई देती है। परिच्छेदिका का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी के
स्टेप बने हुए हैं उनको हम मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना करते हैं। लेकिन यह मृदा जो है उसकी परिच्छेदिका जो है वो जो पूरी पृथ्वी है उसके स्टेप है, ठीक है ना। जैसे फिर से बता दूं कि मानव जो शरीर है उसमें जिस प्रकार से सहस्त्र या स्टेप बने हुए हैं कि ऊपर सिर होगा, फिर आंखें होगी, या फिर ऐसा हुआ कि आपने देखा कि आंखें ऊपर और सिर नीचे, मुंह साइड में और कान पता नहीं तिरछे विरछे, ऐसा नहीं है ना। वैसे मानव के जैसे स्टेप बने हुए हैं, शरीर के बॉडी के पार्ट फिक्स बने हुए हैं, वैसे ही पृथ्वी के पार्ट भी फिक्स बने हुए हैं, ठीक है। गांव नगर जीव के रूप में, यानी गांव और जो नगर है ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर ये जीव है, ऐसा लगता है पृथ्वी पर। वैसे तो हम भी पृथ्वी पर जीव है, लेकिन मानव से तो पृथ्वी की तुलना की जा रही है। इसलिए जो गांव दिखाई देता है, ढाणियां दिखाई देती है, शहर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी के ऊपर जीव है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग यूं टेढ़े मेढ़े चला करते हैं, कई इस प्रकार से, कई इस प्रकार से। कोई रेल मार्ग इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि शरीर की मांसपेशियां जो होती है, शरीर की जो नसें होती है, जिस प्रकार मानव शरीर में इधर उधर सब जगह फैली हुई है, ठीक उसी प्रकार से पूरी पृथ्वी के ऊपर रेल मार्ग और सड़क मार्ग फैला हुआ है। तो इसको परिसंचरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको परिसंचरण धमनियां मैंने लिख दिया, तो इसको सिर्फ आप परिसंचरण भी बोल सकते हो। इसके अलावा पृथ्वी जीवित जीव, यानी कि पृथ्वी जो है, ये पूरी डिटेल जो हम पढ़ रहे थे, ये पृथ्वी का जो जीव के रूप में व्याख्या की गई है उसके बारे में डिस्कस है। मानव प्लस प्रकृति, मानव प्रकृति के साथ किस प्रकार समायोजन करता है उसका अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ये द्वैतावाद नहीं है, यानी कि इसके अनुसार मानव भूगोल अलग है, भौतिक भूगोल के साथ नहीं है। जबकि द्वैतावाद 1970-60 से पहले तो यह कहता था कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल अलग है, जबकि फिर बाद में कहने लगा कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल एक है। तो ये जो आपको दिखाई देता है ये द्वैतावाद नहीं है, अविभाज्य तत्व है, दो पूर्णता में देखना चाहिए, लेकिन द्वैतावाद नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, इसे द्वैतावाद कहा जाना चाहिए, क्योंकि हम पृथ्वी को मानव के साथ जोड़ के देख रहे हैं, इसलिए इन्हें पूर्णता में देखना चाहिए। क्योंकि द्वैतावाद दो विचारधारा हैं, आधे तो यह कहते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल अलग अलग है, और 1970 के बाद जो हुए वो भूगोलवेत्ता कहते हैं कि दोनों एक है। तो द्वैतावाद नहीं, आधे तो यह कहते हैं। लेकिन अविभाज्य तत्व दिख रहे हैं क्या आपको, इन्हें हम विभाजित कर सकते हैं क्या, मानव और प्रकृति को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए अविभाज्य तत्व ये नहीं है, इन्हें पूर्णता में देखना चाहिए। अविभाज्य नहीं है, देख लो, है ना। आगे बात समझ में आता, किसी को कोई भी डाउट नहीं, आगे बढ़िएगा। मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उन पर अगर हम बात करें तो मानव भूगोल जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने कहा अलग अलग लोग अपनी परिभाषाएं दिया करते हैं। मानव भूगोल के जो जनक है, जिन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी का पुस्तक लिखी, जो जिन्हें हम फ्रेडरिक रेडजेल के नाम से जानते हैं, सबसे पहली परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल की होती है, और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी, बहुत मस्त तरीके से याद हो जाएगी। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बहुत आसानी से याद हो जाएगी, आपको सिर्फ एसडीएस याद रखना है। क्या याद रखना है? एसडीएस। कैसे? सबसे पहले आप ये याद रखें कि मानव जो है उसके साथ प्रकृति का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल है। मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। ये बात तो हम समझ गए। लेकिन ये जो परिभाषा देंगे, चाहे वो विडाल डी लाब्लास हो, चाहे वो एलेंसी सैंपल हो, चाहे वो फ्रेडरिक रेडजेल हो, ये जो परिभाषा देंगे, वो जो परिभाषा होगी वो मानव भूगोल की ऐसी परिभाषा होगी जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये बात तो यही कहेंगे मानव और प्रकृति की, लेकिन कहने का तरीका, प्रेजेंट करने का या डिलीवर करने का तरीका जो है वो अलग होगा। देखिए कैसे, यहां पे मानव भूगोल, दूसरी परिभाषा में मानव भूगोल, क्योंकि परिभाषा किसकी है? मानव भूगोल की। मानव समाजों, किसका नाम आया? समाज का। और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित मतलब निचोड़कर अध्ययन है। यानी मानव भूगोल मानव समाज और धरातल। देखो, मानव समाज का मतलब क्या है? मानव, जब मानव है तभी क्या बनेगा? समाज। तो समाज शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा, धरातल, यानी प्रकृति नहीं कहकर, पृथ्वी नहीं कहकर धरातल कह दिया। बात वही है, कहने का तरीका अलग है फ्रेडरिक रेडजेल का। तो फ्रेडरिक रेडजेल कह रहे हैं मानव भूगोल
मानव समाज प्लस धरातल का संश्लेषित अध्ययन है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव समाज, यानी मानव से समाज बना, तो मानव नहीं कहकर इन्होंने क्या कह दिया, समाज। तो पूरा समाज जो है वो पृथ्वी यानी धरातल के साथ, तो समाज और धरातल के बीच क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, इसका पूरा निचोड़ कर उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ संश्लेषित, पूरा अध्ययन करते हैं कौन, फ्रेडरिक रेडजेल। यहां तक बात आपके समझ में आ गई। तो इसमें जोर किस पे दिया गया है, संश्लेषण मतलब निचोड़ पर जोर दिया। निचोड़ कैसा कि समाज और धरातल के बीच क्या संबंध है, पूरा जो है पूरी मलाई निकाल देना, उसकी पूरा निचोड़ निकाल देना, उसको कहते हैं संश्लेषित। दूसरा, इन्हीं की शिष्या है एलेंसी सैंपल, वो कहती है कि मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कह रही है मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी यानी पृथ्वी के ऊपर मानव जो है वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता रहता है, वो गति करता रहता है, आज यहाँ है दूसरे दिन यहाँ है, इस यानी गति मतलब गत्यात्मकता पर, इस पे गति मतलब चलना, क्रिया करता रहता है मानव। तो पृथ्वी के ऊपर मानव जो है क्रिया करता रहता है। तो ए स्तर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव, जब ए स्तर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव का मतलब है जब पृथ्वी के ऊपर मानव चेंज करता है, अपने आप के लिए उस स्थान में बदलाव कर देता है या फिर उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाया करता है, क्रिया कर देता है किसी भी प्रकार की, उससे खुद में और प्रकृति में जो चेंज आए, जो परिवर्तन आए, उसको अगर हम समझना शुरू करते हैं तो उसको मानव भूगोल कहा जाता है। एक बार फिर से इसको समझो कि ए स्तर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव यानी इस पृथ्वी के ऊपर मानव जो है वो स्तर नहीं रहता है, क्रिया करता रहता है, और ये जो परिवर्तन होता है इस परिवर्तन को हम मानव भूगोल कहते हैं, इसमें गति हुआ करती है, ये कहती है एलेंसी सैंपल। आगे अगर हम देखें तो एक बहुत ही शानदार परिभाषा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ये कह रहे हैं हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध का संश्लेषित ज्ञान, यानी इनका प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास का कहना है हमारी पृथ्वी को जो भी नियम नियंत्रित करते हैं, वो पृथ्वी का घूर्णन हो चाहे पृथ्वी का परिभ्रमण हो, ये जो नियम होते हैं इससे जो पृथ्वी पर क्या है रहने वाले जो जीव है उनके मध्य संबंधों में जो भी परिवर्तन आता है, जो भी बदलाव आते हैं, उनका संश्लेषित मतलब निचोड़ कर जो अध्ययन करता है वो मानव भूगोल होता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंदर संबंधों की एक नई कल्पना या संकल्पना प्रस्तुत है। अंतर संबंध यानी मानव और प्रकृति में क्या संबंध है, इसके बारे में, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसकी कल्पना करते हुए एक नई धारणा प्रस्तुत कर देता है, वो मानव भूगोल कहलाता है। ये हमने 3 परिभाषाएं देखी, तीनों को समझा और अच्छे से देखने का प्रयास किया कि वास्तव में मानव भूगोल है क्या, इसके अध्ययन क्षेत्र के साथ मानव एक प्रकृति के साथ कैसे समायोजन करता है, मानव जीवित जीव के रूप में पृथ्वी को हमने देखा। अब वनलाइन सीरीज की बात हमने की थी, समाज प्लस धरातल के बीच संबंध अध्ययन किसकी परिभाषा है, बताओ मुझे। समाजों, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किसकी परिभाषा है, याद करो। मानव भूगोल ए स्तर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है किसकी है, भौतिक नियमों के साथ जीवों में परिवर्तन किसकी परिभाषा है, तीनों हमने देखी थी, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा, प्रकृति जीव के रूप में हिमनद का संबंध किससे है, जैसे हमने पृथ्वी की आग की तुलना तूफान से की थी, जलडमरू की तुलना किससे की थी, आपको सब याद है, इसका उत्तर आपको देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये हमारी पहली क्लास ही थी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत शानदार तरीके से इस साल हम पढ़ने वाले। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।